साथियों, मेरी ये समीक्षा विद्यार्थियों के लिए है। इसका किसी राजनीतिक दल, संगठन या छात्रों से संबंध है। इसका किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है। भरोसे के संकट व कड़े रुख से विफल हुई वार्ता। हॉर्मुज़ परमाणु कार्यक्रम व इजराइल फैक्टर बने बड़ी वजह। हॉर्मुज़ परमाणु कार्यक्रम और इजराइल फैक्टर, ये तीनों के तीनों फैक्टर बड़ी वजह रहे। हॉर्मुज़ परमाणु कार्यक्रम और इजराइल फैक्टर सबसे मेन कारण रहे हैं। और देश ने अपने प्रस्तावों को अंतिम और सर्वश्रेष्ठ बताया, जबकि ईरान ने इसे एक तरफा माना। देखिए, सच बोलूँ तो ये एक तरफा ही है, इसमें कोई डाउट नहीं। अगर इस वार्ता को सफल बनाना होता तो पहले ही प्लान बना करके चलते कि हाँ, ये हमारा टारगेट है, अगर वो इससे कम ज़्यादा करता है तो हम इसमें मान जाएंगे। परंतु ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ और उन्होंने टारगेट को अचीव करने की पूरी कोशिश करी। हालांकि उपराष्ट्रपति जो अमेरिका के हैं, वो उन्होंने अच्छी कोशिश करी, लेकिन उतनी सफलता नहीं मिल पाई, क्योंकि ईरान उसमें पीछे हटने वाला नहीं था। भाई, ईरान का सीधी बात है, उसमें इतना लॉस हुआ है कि उस लॉस की वो भरपाई कैसे करे। तो लॉस की भरपाई के लिए भी तो रास्ता चाहिए, और वो रास्ता अमेरिका देना नहीं चाह रहा है। चाहे वो हॉर्मुज़ संकट हो। देखिए, साफ साफ शब्दों की बात यह है कि हॉर्मुज़ एक वो परमाणु बम की तरह उसका इस्तेमाल करने वाला ईरान है, क्योंकि उसी के रास्ते से वो जाएगा। तो वो टैक्स वो इस वजह से वसूलेगा कि उसकी जो भरपाई है, जो उसकी लॉस हुआ है, उसकी कमी को पूरा कर सके। और ईरान अपने लॉस की कमी को पूरा करने के लिए चाह रहा है कि अमेरिका मुझे पैसा दे, तो वो अमेरिका देने की उधर तो बात ही नहीं कर रहा। उसे ध्यान ही नहीं देना है। वो तो ये कहता होगा कि ये तो युद्ध में लॉस की बात है, हम इसमें बात ही नहीं करेंगे इस बारे में। और रही सवाल कि ईरान के बहुत सारे पैसे जो है दूसरे देशों के अकाउंट में रखे हुए हैं, उसको उसने कैप्चर कर लिया है, सील कर दिया है अमेरिका ने। तो वो ईरान मांग रहा है ताकि वो अपनी घरेलू खपत पूरी कर सके, और वो अमेरिका देने को राज़ी नहीं है। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि ये एक तरफा ही फैसला है। अमेरिका ईरान के बीच इस्लामाबाद में हुई बहुप्रतीक्षित शांति वार्ता कई अहम मुद्दों पर मतभेद के चलते बिना किसी नतीजे के समाप्त हो गई। इस विफलता के पीछे 5 प्रमुख कारण उभर कर सामने आए हैं। दोनों देशों के कड़े रुख और रेड लाइन सबसे बड़ी बाधा। देखिए, कड़े रुख क्यों अपनाया गया? दोनों ही देश अपनी अपनी बात पे अड़े रहे। अगर ईरान इसमें कमज़ोर पड़ जाता है तो वो उसकी अपनी आर्थिक तंगी को कैसे कंट्रोल करे। एक छोटी बात है कि उसके ऊपर अमेरिका जैसा प्रतिबंध लगा हुआ है, जिसकी वजह से वो किसी भी चीज़ की भरपाई नहीं कर पा रहा है। दूसरी बात, रेड लाइन की जो बाधा है, वो कैसे इसे दूर करेगा। अमेरिका ने ईरान से यूरेनियम संवर्धन रोकने और परमाणु हथियार न बनाने की गारंटी मांगी, जिसे तेहरान ने सिरे से खारिज कर दिया। अब भाई देखो, यूरेनियम संवर्धन को कैसे रोक दे। अब पहली बात तो देखो, जो स्टार्ट हो रहा है उसको वो छोड़ेगा नहीं। दूसरी बात, जो यूरेनियम उन्होंने जो दिखा रखे हैं, केवल वही अमेरिका को पता है, जो दबा रखे हैं उसको उसकी बात जानकारी है नहीं। तीसरी बात, 96% संवर्धन पूरा हो चुका है, केवल 4% ही संवर्धन बचा हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि ईरान इसमें पीछे हटने का नहीं है। तो कुल मिलाकर के कहानी ये है, और जो मेन पॉइंट है वो बात यह है कि इस बारी वार हो गया है, और जब वार हो गया है तो ऐसी सिचुएशन में कोई भी देश अपने आप को शक्तिशाली बनाने की पूरी कोशिश करेगा। और उसमें सबसे पहला वो ईरान, पहली कोशिश ही उसकी ये रहेगी कि मैं परमाणु बम बनाऊं, क्योंकि जब युद्ध हो ही चुका है तो मैं परमाणु बम से पीछे क्यों हटूं। पहला शर्त तो यही हो गई।
ऐसे स्थिति में अमेरिका को ये सुझाव देना चाहिए था कि शुरुआत में ही डर पैदा करके किसी भी तरह से इसे बातचीत के द्वारा सॉल्व कर देता तो ये झंझट ही नहीं होती, जैसा कि चाइना ने बोला था। जिससे उपराष्ट्रपति JD वेंस ने कहा है कि ईरान की हमारी शर्तें मंजूर नहीं हैं। वहीं ईरान के विदेश मंत्रालय ने दावा किया है कि अमेरिकी अपेक्षाएं अत्यधिक और अतार्किक थीं। बिल्कुल सही बात है, अमेरिकी अपेक्षाएं अत्यधिक और अतार्किक थी। उसका कारण है अतार्किक क्यों ना हो। एक छोटी सी बात है कि जो उनके जो दामाद हैं और जो JD वेंस हैं, ये दोनों ही मतलब वहाँ गए, और इसके अलावा बाकी जो भी हैं ये डोनाल्ड ट्रंप के वो मोहरे कहना चाहिए, वो लोग हैं जो कि व्यापारी वर्ग हैं। और कोई भी युद्ध, या ख़ास करके अमेरिका में जो लॉबी सिस्टम चलता है, उसमें जो युद्ध का जो मेन कारण बनता है या किसी भी तरह से जो एक्टिविटी बनती है उसका मेन कारण बनता है, वो उसके पीछे का काम है व्यापार, यानी कि किसी भी तरह से दूसरे को कमज़ोर कर देना। और ऐसी स्थिति में वो ईरान को कमज़ोर करने के ही प्लान था। इसकी वजह से उन्होंने जो भी रूल अपनाए, जो भी नियम लिखे, वो अतार्किक थे। अतार्किक यूँ कहें कि अमेरिका ने अपना प्रेशर लगाते हुए जो शर्तें रखी, वो अपना प्रेशर लगाते हुए ईरान पर शर्त रखी, और ईरान ने इसे अपना प्रेशर उनके प्रेशर को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया, यानी कि माहौल बिल्कुल ही अपोजिट था। हालांकि यहाँ पर ईरान ने ये सोचा था कि चूँकि उन्होंने सीज फायर करने की बात करी है अमेरिका ने, तो अमेरिका अपने दबाव में नहीं लाएगा, बल्कि हम उसे अपने दबाव में लाएंगे। लेकिन यहाँ हुआ उल्टा, वार्ता का अनुकूल माहौल ना होना, और इसी वजह से वार्ता अनुकूल नहीं हुई। ट्रंप के लगातार सैन्य हमले की धमकियों के तनाव बढ़ाया, जिससे विश्वास बनाने के बजाय दूरी और बढ़ गई। ट्रंप ने युद्ध विराम से पूर्व धमकी दी थी कि ईरान ने हॉर्मुज ना खोला तो पूरी सभ्यता ख़त्म कर देंगे। देखिए, जो बार बार ये जो कमेंट कर रहे हैं ना कि वो पूरी सभ्यता ख़त्म कर देंगे, एक सीधी बात है, अगर अमेरिका ने एट प्रेजेंट में अगर परमाणु बम का इस्तेमाल कर दिया, बाई चांस भी कर दिया, या मान लो ईरान ने एक परमाणु बम या कोई ऐसा लीकेज कहीं कर दिया, और तो इसमें सीधा अमेरिका का नाम आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ज़्यादा अच्छा है कि डोनाल्ड ट्रंप जी इस तरह की कोई एक्टिविटी, कोई बात ना बोलने की सभ्यता ख़त्म कर देंगे। अगर वो इस तरह की एक्टिविटी कर देते हैं तो इससे पूरा यूएनओ, पूरा यूरोप, पूरा रसिया, चाइना, इंडिया और लगभग विश्व के सारे देश पूरी तरह से अमेरिका से बिल्कुल बाइकआउट कर देंगे। अमेरिका सोचता रह जाएगा कि मेरा सिक्का चलता है, मेरा प्रभुत्व चलता है, तो फिर जब ये प्रभुत्व चलता है तो ये एक्टिविटी क्यों हो पाई। तो पहला क्वेश्चन तो यही हो पाएगा कि आपको युद्ध करना था तो युद्ध की तरह करते, आप तो बिल्कुल ही समाप्ति कर देंगे, तो फिर वहाँ पे कोई रहेगा ही नहीं। आप तो ये चाहते हैं। तो यहाँ पर ये तो कह देना भी एक कहना चाहिए बड़ बोली बात हो जाती है, और बड़ बोली बात की फिर कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। और चूँकि अमेरिका के जितने भी जो होंगे वो एक व्यापारी वर्ग है, व्यापार से इसका संबंध है, जिसकी वजह से वो बार बार इस तरह की एक्टिविटी करते हैं, चाहे वो वेनेजुएला हो, चाहे वो ईरान हो, सब कुछ व्यापार के ऊपर डिपेंडेंट है। वार्ता से पहले भी ट्रंप ने सुर नरम नहीं पड़े, इसका सीधा असर बैठक पर पड़ा। लेबनान पर इजराइल हमले और नेतन्याहू की भड़काऊ बयानबाजी। ईरान ने इस हमलों को रोकने की शर्त रखी, लेकिन अमेरिका इस पर कोई ठोस आश्वासन नहीं दे सका। बातचीत के बीच भी लेबनान पर इजरायली हमले जारी थे। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने इसी दौरान दावा किया है कि भले अमेरिका ईरान के बीच युद्ध विराम हो जाए, इजरायल का संघर्ष ईरान और उसके प्रॉक्सी सहयोगियों के साथ जारी रहेगा। देखिए, ये तो बात है ही कि ईरान इसे मान ही नहीं रहा है, इजराइल इसे मान ही नहीं रहा है कि ये कोई युद्ध विराम हो रहा है।
उसका कारण भी है कि जो मध्यस्थ की जो भूमिका निभाने वाला पाकिस्तान है, वो पहली बात तो वो पाकिस्तान को कोई मान्यता देता ही नहीं है। जब उसको मान्यता देता ही नहीं है तो उसके बिचौलिया का उसका कोई भी बेनिफिट नहीं है। तो इजराइल की बात यानी नेतन्याहू जी की ये बात तो बिल्कुल सच है। जब उस बिचौलिया ही वो आदमी है जिसकी मैं मान्यता देता ही नहीं हूँ, तो मैं तो अभी युद्ध ही मानूंगा। तो इसमें नेतन्याहू जी ने बिल्कुल सही कदम उठाया है, कोई गलत नहीं कदम उठाया। अगर इसे कोई गलत कदम कहता है तो एज ए रूल ये बिल्कुल गलत बात है। हॉर्मुज़ का मुद्दा बड़ी अड़चन बना। अमेरिका इसे तुरंत खोलने पर अड़ा रहा, जबकि ईरान ने इसे अपने रणनीतिक दबाव के हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हुए प्रतिबंधों में राहत और सुरक्षा गारंटी की मांग करी। ये सही कदम उठाया उन्होंने। प्रतिबंधों में राहत मेन पॉइंट है, क्योंकि प्रतिबंध इतने ज़्यादा हो गए हैं कि ईरान इससे परेशान हो गया है। इसकी वजह से उसकी आर्थिक संकट काफ़ी झेलना पड़ रहा है, और सुरक्षा गारंटी की भी मांग उन्होंने इसी वजह से करी है। अमेरिका होर्मुज़ पर साझा नियंत्रण चाहता था, जो तेहरान के लिए अस्वीकार्य थी। देखिए, साझा नियंत्रण क्यों चाह रहा है? पहली बात तो देखिए, हर चीज़ का कुछ ना कुछ एक फ़ायदा होता है। ये बिजनेसमैन वाले लोग हैं जो अमेरिका में पूंजीवादी संस्कृति को बिलोंग करते हैं। तो ये उसमें क्या कहते हैं, साझा नियंत्रण इसी वजह से चाह रहे हैं कि कुछ पैसा ईरान ले तो कुछ पैसा हम भी लें, और इसी साझा नियंत्रण से हम अपने युद्ध की जो कमी हुई है उसकी पूर्ति करेंगे, और ईरान अपने कमी की पूर्ति को पूरा करेगा। और ये बात तेहरान के लिए अस्वीकार है। भाई, तेहरान अस्वीकार करेगा ही करेगा, क्योंकि एक बार अगर वो घुस गया अमेरिका, तो फिर वो पूरा का पूरा अपना प्रभुत्व चाहेगा। ईरान ये भी चाहता था कि ओमान के साथ हॉर्मुज़ पर ईरान के नियंत्रण की स्वीकृति की जाए। ओमान के साथ हॉर्मुज़ पर ईरान के नियंत्रण की स्वीकृति की जाए। वह हॉर्मुज़ के आने जाने वाले जहाज़ों पर टोल लगाने का अधिकार की भी स्वीकृति मांग रहा था, जो अमेरिका के लिए संभव नहीं थी। गहरे अविश्वास का इतिहास। वर्षों से दुश्मनी, हालिया सैन्य कार्रवाई और एक दूसरे के इरादों पर शक ने किसी भी समझौते की संभावना खत्म कर दी। वेंस ने अपने प्रस्तावों को अंतिम और सर्वश्रेष्ठ बताया, जबकि ईरान ने इसे एक तरफा माना। कहते हैं कि जब ये बिजनेसमैन हो जाते हैं तो इन बिजनेसमैन वालों में स्वार्थ बन जाता है, और जब ये स्वार्थ बन जाता है तो इससे अविश्वास की भावना पैदा हो जाती है। तो यहाँ पर हालिया जो बात हुई है उसमें अमेरिका के पिछले जितने भी इतिहास हैं उसमें कहीं ना कहीं धोखे होने की वजह से ईरान इस समझौते को समझ गया कि वो ये समझौता किसी काम का नहीं है मेरे। हालांकि वेंस जी ने इसे अंतिम और श्रेष्ठ बताया, जबकि ईरान ने इसे एक तरफा बताया। उसका कारण भी यही था कि उसे अमेरिका की बात पर विश्वास नहीं, और इसी वजह से कहते हैं कि एक अच्छा बिजनेसमैन ज़रूरी नहीं है कि वो पूरी तरह अच्छा एक पॉलिटिशियन बन जाए, और इसी वजह से कई बार वो बिजनेसमैन पॉलिटिक्स में वो फेल हो जाता है। पाकिस्तानी मीडिया ने इजराइल के मत्थे मढ़ा वार्ता विफल होने का दोष। इजराइल के मत्थे क्यों मढ़ा? पहली बात तो इजराइल इसे मान्यता देगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान को मान्यता इजराइल देता ही नहीं है। इस्लामाबाद की सरजमी पर जब शनिवार को अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि बातचीत में मेज़ पर बैठे तो दुनिया ने राहत की सांस ली। हालांकि दशकों की कड़वाहट को चंद घंटों में ख़त्म करना मुमकिन नहीं था, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार दोनों पक्षों द्वारा दस्तावेजों का आदान प्रदान करना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। पाकिस्तानी मीडिया इस वार्ता को क्षेत्रीय स्थिरता के लिए एक उम्मीद की किरण के रूप में देख रहा था, लेकिन बैठक बेनतीजा रहने के लिए इसे शांति प्रक्रिया का सबसे बड़ा दुश्मन इजराइल का ठीकरा फोड़ दिया। इसने ये जो वार्ता है ये बिना नतीजे की हुई, जिसकी वजह से उसने उस पर ठीकरा फोड़ दिया।
दशकों का अविश्वास और समझौते की धुंधली उम्मीद। 1979 की ईरानी क्रांति के बाद से अमेरिका और ईरान के बीच जो खाई पैदा हुई है उसे पाटना कोई आसान काम नहीं है। रिपोर्टों के अनुसार इस वार्ता में लेबनान पर इजरायली हमलों को कम करने और अमेरिका द्वारा फ्रीज की गई ईरानी संपत्ति को बहाल करने जैसे बिंदुओं पर चर्चा हुई। हॉर्मुज़ जैसे विवादों के रहते किसी भी बड़ी सफलता का जश्न मनाना जल्दबाजी होती। शांति की राह में इजराइल का विनाशकारी हस्तक्षेप। अंग्रेजी दैनिक डॉन ने अपने संपादकीय में वार्ता के विफल होने के खलनायक इजराइल को माना। डॉन के विश्लेषण के अनुसार वाशिंगटन में बैठी जायोनी लॉबी और तेल अवीव का प्रभाव अमेरिका ईरान संबंधों को सामान्य नहीं होने देना चाहता। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का यह बयान कि इस्लामाबाद वार्ता के बाद भी ईरान के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी स्पष्ट करता है कि इजराइल इस शांति प्रयास को विफल करने का आमादा है। अखबार का कहना है कि अब गेंद अमेरिका के पाले में है। देखिए, अब इजराइल तो पहली बात पीछे हटने का नहीं है, कारण क्योंकि इजराइल का काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है। वो इसकी भरपाई युद्ध से ही करेगा। ऐसा नहीं कि इजराइलियों को शौक़ है कि लड़ने का, या नेतन्याहू को बार बार यह युद्ध करने का, लड़ने का शौक़ है। बात सारी है कि जो उनका लॉस हुआ है उसकी पूर्ति कैसे करेगी, क्योंकि इजराइल में प्रतिभाशाली लोग काफ़ी अच्छे हैं और उनमें स्वभाव भी उनका ठीक है, लेकिन वो युद्ध की स्थिति किस प्रकार से बन रही है, ऐसी स्थिति में वो शांति वार्ता विफल होने पर वो आमदा इसी वजह से रहेंगे क्योंकि भाई हमारे पड़ोसी ठीक नहीं है तो हम कहाँ से ठीक रहें, वो वाली बात हो जाएगी। वाशिंगटन। अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद के 21 घंटे चली मैराथन वार्ता बिना किसी नतीजे के समाप्त हो गई। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ईरान में रियायती हासिल करने बिना लौट गए, जिससे ट्रंप प्रशासन के सामने आने वाली रणनीति को लेकर गंभीर दुविधा खड़ी हो गई है। वेंस ने संकेत दिया कि अमेरिका ने ईरान को ले लो या छोड़ दो वाला अंतिम प्रस्ताव दिया था। ले लो या छोड़ दो वाला अंतिम प्रस्ताव दिया था, जिसमें परमाणु कार्यक्रम को स्थायी रूप से समाप्त करने का मांग शामिल थी। अब देखो, परमाणु कार्यक्रम की बात तो इन्होंने छेड़ दी। अब ये देखिए 96% तो जिसका परमाणु कार्यक्रम पूरा हो ही गया हो, तो 4% के लिए अगर वो इस तरह से हाल करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो कहेगा कि अब तो या तो ले लो या मतलब पूरा का पूरा मैं टारगेट ही पूरा करूँगा। हालांकि वो ये है कि अब तक उन्होंने कोई भी टारगेट पूरा नहीं किया है, लेकिन इसे अचीव वो करके ही रहेगा क्योंकि वो युद्ध हो गया है। अगर वो युद्ध नहीं होता तो इसमें ईरान के ऊपर रूस और चीन अपना प्रेशर लगा करके उसे ये करने नहीं देते, लेकिन वो मतलब मजबूर कर दिया उसे। अब अमेरिका के सामने दो प्रमुख विकल्प हैं। पहला, ईरान के साथ लंबी और जटिल कूटनीतिक वार्ता जारी रखना, और दूसरा उस पर सैन्य संघर्ष को फिर से शुरू करना, जिससे पहले ही वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को बुरी तरह प्रभावित किया है। वैश्विक ऊर्जा को बुरी तरह से प्रभावित किया है। विशेषज्ञों के अनुसार दोनों विकल्पों में बड़े जोखिम हैं। युद्ध की स्थिति लौटने पर तेल आपूर्ति, गैस की कीमतों और वैश्विक बाज़ारों पर गंभीर असर पड़ सकता है। अब आप ये देखिए, अभी रूस यूक्रेन की लड़ाई इतने साल से चल रही है। पहले तो स्टार्टिंग में खूब चली, उसके बाद धीरे धीरे करके